This particular chapter is common for class 12, is common for BCom semester 6 में है, is common for CS executive CMA में है. So it's a request to everybody, learn this chapter very properly. आप जो भी लेवल में हो, आपका हर लेवल में इसका काम आ जाएगा. It's a very important topic, rather it's a very practical topic also. Nowadays बहुत सारा कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ता है. So in order to your practical and professional life also, this ratio analysis chapter will be very vital for everybody. Okay sir. अब देखो, रेशियो एनालिसिस शुरू करने से पहले we need to know the format of balance sheet of a company. Balance sheet of a company. Now you will say sir, वही तो सिंपल है. लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में आता है, एसेट्स दाहिना तरफ आता है. लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट टी शेप में हम लोग करते थे. नो, दैट इज एक्चुअली बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मतलब एक मालिक. लेकिन अगर आप कंपनी अकाउंट्स करते हो जहां पर शेयर्स आता है, डिबेंचर्स आता है, तो वो कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट अलग ही होता है. तो इसका एक बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट आता है. हम आपको एक फॉर्मेट शो कर रहा है. आपके पास जो भी बुक्स है वो बुक्स में सबके पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मेट. इफ यू डोंट हैव और यू डू नॉट गेट, आप मेरे से ले लेना. जस्ट वेट. ओके, तो बैलेंस शीट विल लुक लाइक दिस इन केस ऑफ अ कंपनी. पार्ट 1, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है. क्या बोलता है इसमें? हम लोग का इक्विटी एंड लायबिलिटी से हम लोग शुरू करेंगे. इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1, उसके अंदर में 3 पार्ट. सी वाला पार्ट का वैसे कोई काम नहीं आता है. फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर योर जॉब सम्स के लिए यहां पर कोई काम नहीं आता, तो सी नॉर्मली आपको देगा नहीं. तो पॉइंट नंबर ए में आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंदर में देखो नोट 1 बोला है. मतलब यहां पर शेयर कैपिटल तो मेरा 2 प्रकार का शेयर होता है. एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये 2 कैपिटल जोड़ के हम लोग इधर में अमाउंट डालेगा. तो यहां पर मैंने जो नोट्स नंबर दिया एक कॉलम, नोट नंबर 1, बैलेंस शीट जब बन जाएगा, बैलेंस शीट के बाद आपको ये कॉलम में नोट नंबर में वो डिटेल्स डालना पड़ेगा. तो नोट नंबर 1 बोल के शेयर कैपिटल, उसके अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल से 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, टोटल करके यहां पर हम लोग डाल देंगे 15 लाख रुपया. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? रिजर्व में आता है जनरल रिजर्व, पीएल और भी कैपिटल रिजर्व. कोई भी रिजर्व रिलेटेड आइटम होता है, पीएल अकाउंट का बैलेंस, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है. जैसे पार्टनरशिप में हम आपको बोला था, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में ही धर्म पालन का स्टेप में आपको रिजर्व्स को बांटना पड़ता है, बाई रिजर्व्स करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच. तो वो रिजर्व्स इन कंपनी अकाउंट्स अलग से हम लोग नहीं डालता है, उसका एक सेपरेट हेडिंग बनाता है जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर में सब डाल देता है. तो नोट 2 में उसका ब्रेकअप हम लोग डालेगा. बैलेंस शीट में कोई ब्रेकअप नहीं डालेगा, बैलेंस शीट में डायरेक्टली टोटल अमाउंट डालेगा. ओके, पॉइंट नंबर 2 ऑल्सो नॉट रिलेटेड. अभी आपको उतना जानने का दरकार नहीं है, स्पेशली रेशियो एनालिसिस में तो इसका कोई काम नहीं है. 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, नॉन करेंट लायबिलिटी. मतलब अगर 2 नंबर नहीं रहेगा तो ये 2 नंबर हो जाएगा, नॉन करेंट फिर 2 नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी. अब एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग का नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट के हिसाब से 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक नॉन करेंट और एक करेंट. सर करेंट मतलब वो बिजली वाला करेंट? ना ना ना, करेंट और नॉन करेंट का डिफरेंस होता है. नॉन करेंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म, 12 महीने का ऊपर का पीरियड का अगर कोई ड्यू वगैरह रहता है तो उसको नॉन करेंट कहलाएगा. और वही चीज अगर 12 महीने के अंदर में मेरा रियलाइजेशन पेमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग कहलाता है करेंट. तो फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहां पर आपका डिबेंचर आ जाएगा, यहां पर आपका लोन्स आ जाएगा। पॉइंट नंबर बी अगेन नॉट रिक्वायर्ड। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में से बहुत दिनों से आपका कोई पब्लिक ने आपके पास पैसा जमा दिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग पैसा है आप दे नहीं पा रहे हो, तो वो आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाता है। प्रोविजंस मतलब बहुत सालों से आपने पैसा हटा के रखा है फ्यूचर का लॉस के लिए, तो वो आपका प्रोविजंस इधर आ जाता है। तो लायबिलिटीज आउट ऑफ टू टाइप्स, नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, बैंक से आपने कोई लोन लिया 5 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, तो वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है। डिबेंचर्स एंड लोन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। ट्रेड पेएबल मतलब जानते हो, क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल का नाम से बुलाया जाता है। बिल्स पेएबल भी इसी के साथ जुड़ के हम लोग ट्रेड पेएबल को टोटल करके यहां डालते हैं। अदर करेंट लायबिलिटी में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो नॉर्मली 12 महीने का पीरियड के अंदर का ड्यू रहता है, तो वो आ जाता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड आ जाता है। से इसका मतलब क्या होता है, देखो टैक्स कब दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है जब आपका साल खत्म हो जाता है। इस साल का टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर देते हैं, तो इस साल आपका जो भी पैसा आएगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा पीएल से हटा के रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। द money that is set aside for the purpose of paying tax in the next year is known as provision for tax. तो ये प्रोविजन मतलब हो जाता है फ्यूचर का लॉस के लिए पैसा हटा के रखना। पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है और शायद ये अमाउंट बदल भी सकता है, मतलब आपने अभी आपको लगा टैक्स होगा 10,000 रुपया, तो आपने 10,000 हटाया है, फिर जाके देखा नेक्स्ट ईयर में नहीं वो 11,000 हो गया, हो सकता है। या फिर नेक्स्ट ईयर में देखा नहीं टैक्स आपका 9,000 हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स देने के लिए जो पैसा आपने हटाया है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स कहलाता है, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, और ये करेंट लायबिलिटी के अंदर में आ जाता है। प्रोपोज डिविडेंड सेम कॉन्सेप्ट। कंपनी 31 मार्च को बंद होता है, तो उसी टाइम में कंपनी ने दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 5,000 रुपया डिविडेंड देंगे, तो ये हो गया प्रोपोज डिविडेंड। एक्चुअल डिविडेंड कब दिया जाता है पता है, कंपनी बंद मतलब अकाउंट्स बंद हो जाता है 31 मार्च, उसके बाद कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, उसी में डिसीजन लिया जाता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देयरफॉर प्रोपोज डिविडेंड का मतलब ही वही हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग डिविडेंड देंगे, मीटिंग में डिसाइड होगा कितना देंगे, लेकिन अभी मेरा अकाउंट्स को बंद करना है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा के रखा है, तो ये दोनों ही मेरा फ्यूचर लॉस हो जाता है, तो प्रोविजंस हो जाता है। रिजर्व्स और प्रोविजंस का डिफरेंस बहुत जन मेरे को पूछता है। रिजर्व्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर यूज के लिए नहीं है, ऐसे ही हम लोग पैसा को हटा के रखे हैं। और प्रोविजन मतलब फ्यूचर पर्टिकुलर लायबिलिटी है मेरा, उसके लिए पैसा हटा के रखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में आ जाता है, प्रोविजन मेरा करेंट लायबिलिटी में आ जाता है, याद रखिएगा प्लीज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लायबिलिटी खत्म, अब एसेट्स आता है। अब लायबिलिटी अगर आपको समझ में आ जाएगा, एसेट्स और इजी, क्योंकि देखो लायबिलिटी में मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, इक्विटी अलग लायबिलिटी अलग। लायबिलिटी में दो पार्ट, नॉन करेंट एंड करेंट। सिमिलरली एसेट्स में सिर्फ दो ही पार्ट आता है, तो क्या क्या, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट में अब इसको फिक्स एसेट्स का नाम नहीं देता है हम लोग, यहां पर अभी नया नाम देता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब लैंड फर्नीचर बिल्डिंग जो भी आता है वो इसी के अंदर आ जाएगा। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जानते हो आप, जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स आ जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इनटेंजिबल बोले तो, इनटेंजिबल बोले तो गुडविल आता है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। पेटेंट्स आता है,
कॉपीराइट्स आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर इट इज, ये दोनों ही मेरा नॉन करेंट एसेट्स आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये वर्किंग प्रोग्रेस अभी काम का नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कोई काम का नहीं है, अभी उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, रेशियो में इसका कोई काम नहीं आता है। फिर आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन आप उसमें 2 साल हो गया पैसा इन्वेस्ट किया है, 3 साल हो गया पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वो मेरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। एग्जाम्पल बता रहा है मैं आपको, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया 5 साल के लिए, तो वो तो पैसा लॉन्ग टर्म हो गया ना, 12 महीना क्रॉस हो गया, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो फिर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में पॉइंट नंबर ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड पॉइंट नंबर बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड नॉट रिक्वायर्ड। डी नंबर इजी है, लॉन्ग टर्म लोन, आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी को पैसा एडवांस दिया, जो 12 महीना क्रॉस हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अदर करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म अगर कुछ हुआ तो मिलेगा। करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट एसेट्स में जिस सीरियलिटी में मेंटेन यहां पर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए करंट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी में था, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिला सबको, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंट लायबिलिटी में। वैसा ही यहां पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहां गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करेंट एसेट्स में, करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स में, सेम ही चीज है। अब इसके बाद आता है इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरा नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट में आता था, क्लास 11 में बैलेंस शीट बनाए थे ना, तो इन्वेंटरीज मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा और ये हम लोग पहले लिखेगा बाकी सब एसेट्स के पहले, लेकिन सबसे पहले तो करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरीज के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख देता है, चलो क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल में क्या था, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब जुड़ के यहां पर डालेगा। अगर आपको दोनों चीजें तो उसके लिए अलग नोट बना लेना, जो भी जहां पर भी आपका एक से ज्यादा आइटम होता है उसके लिए नोट बना लेना। ये जो नोट नंबर डाला है साइड में 11 12 13, तो वो बैलेंस शीट के बाद नोट में हम लोग डिटेल्स में डाल देगा, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ हेडिंग्स को डालेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स और अमाउंट को डालेगा, डेटर्स बियर्ड का ब्रेकअप नोट्स में डालेगा। इन्वेंटरी का एक ही है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके लिए नोट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को आपने 3 महीने के लिए पैसा एडवांस दिया। और अदर करंट एसेट्स में क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, मिलेगा कुछ दिन के अंदर में, मेरे को पैसा दे देगा बोला है, तो वो मेरा एसेट्स हो जाता है शॉर्ट टर्म। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है मैंने खर्चा ज्यादा दे दिया तो मेरा नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट, तो नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट हो जाता है। So this is the scenario, everybody please go through, I hope everyone is clear। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, फॉर्मेट को देख लो, if you want you can take a screenshot, if you don't want you cannot, or I can send you the screenshot afterwards also। आप अगर चाहोगे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा छोटा हो गया, चलो now please respond in the chat section। यहां तक जो भी बोला क्लियर है? सर ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है सर? द वर्ड एनालिसिस इटसेल्फ डिनोट्स कि आप एनालाइज कर रहे हो। सर क्या चीज का एनालाइज कर रहे हैं हम लोग? सर हम लोग एनालाइज कर रहा है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो मतलब उसका बिजनेस का हालत कैसा है, पैसा कैसा कमा रहा है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर ये एनालाइज करके क्या फायदा, आप सोचो ना, एनालाइज करके क्या फायदा होगा। आप सोचो आप एक क्रेडिटर हो, हम आपसे सामान खरीदा 5 लाख रुपया का,
हम बोला आपको, हम आपको पैसा बाद में दे देगा, तो तुम्हारा मन में सबसे बड़ा टेंशन क्या होगा कि सर पैसा मेरा वापस करेंगे ना। तो फिर हम तुमको क्या करता है, हम अपना बैलेंस शीट तुमको दिखाता है, हम अपना रेशियो एनालिसिस तुमको दिखाता है। तुम मेरा रेशियो एनालिसिस या बैलेंस शीट देखता है, देख के देखता है, अरे बाप रे बाप, आपका कंपनी इतना बढ़िया है, आपका कंपनी में इतना ज्यादा सेल्स है, अरे आपका कंपनी का नाम तुमको पता ही नहीं था, आप रिलायंस लिमिटेड का मालिक हो। तो सोचो, अगर रिलायंस आपसे 5 लाख का सामान खरीदता है, आपको टेंशन होगा? नहीं, तो फुल डॉक्यूमेंटेशन से पैसा खरीद रहा है, आपको पता है 5 लाख उसके लिए मामूली बात है, आराम से आपको पे ऑफ कर देगा। वही चीज अगर हम खरीदता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो एक टेंशन का बात रहता है, सर आप पैसा दे दोगे ना। तो तब जाके आप मेरा बैलेंस शीट स्टडी करोगे, आप मेरा पीएल स्टेटमेंट स्टडी करोगे और फाइनेंशियल रेशियोज को गो थ्रू करोगे। द रेशियोज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस बढ़िया है, वो आपको रेशियो से समझ में आ जाएगा, तो आपको टेंशन कम। अगर नहीं है तो आप बोलोगे सॉरी सर, हम इतना सा ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकते, आप 15-20 हजार रुपए का खरीदो, हम वो क्रेडिट में दे सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपको समझ में आएगा बाय एनालाइजिंग द रेशियो। देयरफॉर यू गॉट टू नो दैट रेशियो एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रेशियो एनालिसिस हेल्प्स अस टू एनालाइज दैट थिंग। ओके, नाउ रेशियो एनालिसिस में बहुत सारा कैटेगरी होता है। रेशियो एनालिसिस में सबसे पहला कैटेगरी हम लोग करेंगे, पॉइंट नंबर ए बोल के हेडिंग दो, लिक्विडिटी रेशियोज। दिस इज द नेम ऑफ अ कैटेगरी। लिक्विडिटी रेशियो में जो जो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे वो हम लोग को डिनोट करने का हेल्प करेगा कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के पास लिक्विडिटी का पोजीशन कैसा है। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश। कैश होना अच्छा बात है या कैश होना बुरा बात है? ऑब्वियसली कोई कंपनी का अगर लिक्विड कैश या लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है, लिक्विड मतलब रेडी कैश, रेडी कैश मतलब कैश तो होता ही है, हार्डकोर कैश, प्लस कुछ कुछ सिक्योरिटीज होता है, बैंक बैलेंस होता है, ये सब मेरा लिक्विड कैश है। बैंक बैलेंस आपको भी पता है, आजकल अगर बैंक में पैसा रहता है तो हमको टेंशन का बात नहीं है, कभी भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल माई लिक्विड एसेट्स। तो बिजनेस में लिक्विड एसेट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होगा तो हम लोग वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं पैसा को। तो लिक्विड रेशियोज विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसके अंदर में जनरली दो मेन फॉर्मूले आता है। पहला फॉर्मूला, करेंट रेशियो, फॉर्मूला current assets divided by current liability. Now lot of students will ask me, sir what is this chapter is all about, मतलब चैप्टर में करना क्या है हम लोगों को सर? इस चैप्टर में हम लोगों को ऐसा फॉर्मूला डाल के रेशियोज का वैल्यू निकालना है बस। कोई आपको जर्नल नहीं करना है, लेजर नहीं करना है, बैलेंस शीट नहीं करना है, वो सब दिया जाएगा। आपको सिर्फ वहां से देखना है, कंपनी का वैल्यूज निकालना है, करेंट रेशियो का वैल्यू निकालोगे, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट्स कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली आपको दे देगा क्वेश्चन में। और सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, इसीलिए मैंने आपको वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा करंट एसेट्स में क्या आएगा। आपको फॉर्मूला पता है, क्या फायदा होगा, सम तो नहीं कर पाओगे। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी एक आइडियल रेशियो होता है। आइडियल मतलब स्टैंडर्ड रेशियो, कि एक कंपनी बढ़िया या अच्छा माना जाएगा अगर उसका करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1, 2/1 और 2:1। व्हाट डज इट मीन्स कि करंट एसेट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर आपका पोजीशन होता है, दिस मीन्स आपका कंपनी बहुत बढ़िया है। अच्छा सर अगर 3:1 होगा तो और भी बढ़िया है। मिनिमम आपका करंट एसेट्स ट्वाइस देन दैट ऑफ करंट लायबिलिटी होना चाहिए। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ट्वाइस होना जरूरी क्यों होता है सर? तुम एक बात सोचो, अगर करंट लायबिलिटी है मेरा 4,000 और आपका करंट एसेट्स होता है 5,000,
क्या ये ट्वाइस हुआ? नो सर, ये ट्वाइस नहीं हुआ। तो सर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला सर 2:1 होना चाहिए, तो 2:1 हो नहीं रहा है, ये तो कुछ आ रहा है 5/4, मतलब 1.25 आ रहा है कुछ। हम बोला हाँ ये 1.25 आ रहा है, तो सर आपके हिसाब से दिस इज नॉट अ गुड कंपनी, सर एसेट्स तो ज्यादा है। नो, हम आपको क्यों बता रहे हैं। अब सोचो करंट लायबिलिटी मतलब वी नीड टू पे देम, राइट? ना करंट लायबिलिटीज आर आस्किंग मनी फ्रॉम यू। आपके पास आता है, बोलता है हम लोग बहुत दिन वेट किया, नाउ द टाइम हैज कम, वी वांट पेमेंट। अब आपने भी देखा उसको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है, क्योंकि पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो वो लोग आपके ऊपर केस कर सकता है या आपके ऊपर गुडविल का इफेक्ट कर सकता है। तो देयरफॉर आप क्यों बेकार में उसका पैसा अटक के रखोगे? व्हाट यू विल डू, you will try to you will try to raise money, you will try to raise money from your current assets। आप अपना करंट एसेट्स वाले से पैसा उठाओगे, मतलब आप अपना डेटर्स के पास जाओगे, उसको बोलिएगा मेरा क्रेडिटर्स पैसा मांग रहा है, पैसा दीजिए। आपके पास स्टॉक है, इन्वेंटरीज, उसको बेचोगे, पैसा मिलेगा। एक बात बोलो, डेटर से आप पैसा मांगोगे तो क्या सब लोग पैसा आपको पूरा पूरा दे देगा? कभी जिंदगी में ऐसा होता है? नो, इट डजंट हैपन। कोई ना कोई होता है, वो बोलता है आई कैन नॉट पे यू, अभी मेरे पास पैसा है नहीं। या बहुत जन बोलता है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, बैड डेट हो गया। तो 10 डेटर से पूरा पैसा रियलाइज नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का क्या चक्कर है यहाँ पर? इन्वेंटरीज के बारे में सोचो, स्टॉक जो होता है उसको पहले आप बेचोगे, बेचने के लिए उसका मार्केटिंग होता है, कस्टमर उसको खरीदेगा, फिर पैसा देगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है अभी। तो देयरफॉर इन्वेंटरी से भी पैसा मिलना बहुत टाइम लग जाता है। तो तुरंत आपको 4,000 रुपया कलेक्शन बहुत ही कम चांस होगा, तो फिर आपका लायबिलिटी लोग को पूरा पेमेंट आप नहीं कर पाओगे इफ दे आस्क मनी। तो देयरफॉर it is not a good situation. Then sir, what is the good situation? Good situation, a better situation shall be, current assets अगर मेरा 8,000 होता तो करंट लायबिलिटी 4,000 होता, तो 8,000 लोगों से अगर पैसा मांगता, 7,000 6,000 तो मिल ही जाएगा, सेफ है हम लोग। Therefore the ratio shall be 2:1 at least, ज्यादा होगा तो और बढ़िया है। I hope this is clear to everybody. So करंट एसेट में क्या क्या आता है मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखा दिया है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखा दिया है। नेक्स्ट रेशियो आता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में एसिड टेस्ट रेशियो। अब बहुत जन बोलते हैं सर क्या सर फिजिक्स लेके आ गया, इसका एक और नाम होता है लिक्विड रेशियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेडिंग कैटेगरी है लिक्विडिटी, आप अभी कर रहे हो लिक्विड, ओके। इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में नीचे में करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी नहीं करता है, कुछ कुछ जगह में करता है, मेजोरिटी बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करता है। तो मैंने इसको लिखा है, ऑल डिपेंड्स आपका इंस्टीट्यूशन क्या फॉलो करता है उसके ऊपर। सर पहले तो रेशियो का मतलब समझाइए। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो मतलब ही हो जाता है लिक्विड कैश, आपके पास रेडी कैश कितना है। डेटर्स से पैसा मिलता है ठीक है, लेकिन इन्वेंटरी से पैसा मिलना बहुत टाइम लग जाता है, अभी मैंने आपको समझाया है। वो बेचोगे आप, वो डेटर्स कस्टमर आपको पैसा देगा, तो इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। ओके सर। देन सर व्हाट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपने फ्यूचर का पैसा आज पेमेंट कर दिया, पैसा कुछ मिलेगा क्या बदले में? नो ना, यहाँ पर पैसा कुछ मिलने वाला है नहीं हम लोगों के पास। तो देयरफॉर प्रीपेड एक्सपेंस विल नॉट आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर लिक्विड कैश। तो लिक्विड कैश के अंदर में इन्वेंटरीज प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग हटाएगा, तो फिर बाकी जो एसेट्स होगा वो लिक्विड कैश माना जाएगा, यानी कि डेटर्स कैश बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। बैंक ओडी मेरा बैंक का होता है, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट करता है, ओवरड्राफ्ट यू ऑल नो राइट, नेगेटिव बैलेंस। बैंक आपको नेगेटिव बैलेंस करने देगा कब? क्या सबको देते हैं? आपको देते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, जाके बोलो हम आपका अकाउंट से ज्यादा पैसा उठाना चाहते हैं, देगा ही नहीं। मेरा भी बैंक अकाउंट में है, हम जाके बोलेगा आई वांट टू विथड्रॉ, जितना भी पैसा उससे ज्यादा, देगा ही नहीं।
सर क्यों सर? क्योंकि मेरा बैंक के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। रिलेशन मतलब ट्रांजैक्शंस उतना ज्यादा नहीं होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसी को मिलता है जिसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स रहता है बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट ज्यादा ऐसे मेरा 5-6 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक मेरे को 15-20 हजार रुपया का बैंक ओडी कर ही सकता है। उसको पता है कि अगर हम पैसा नहीं दे पाएगा मेरा फिक्स डिपॉजिट से पैसा काट लेगा। गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो बैंक ओडी को इमीडिएटली आपको टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वो सिक्योरिटी ऑलरेडी है, सिक्योर्ड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी करके अभी जिसको पेमेंट करना है वो आ जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसका आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए? इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 1:1। मतलब जितना करंट लायबिलिटी है उतने का आपको लिक्विड कैश रहेगा तो चलेगा, बस एक्स्ट्रा रहेगा तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। So these are the main two formula from this category. Please everybody understand this thing and let me know अभी तक clear है कि नहीं। This chapter is actually formula based. Lot of students asked me or tell me, sir ये तो formula वाला chapter है सर, इसमें क्या मेहनत क्या करना है सर, आप formula का पेज दे दीजिए सर, हम लोग रट लेंगे सर। रट्टेबाजी करोगे एग्जाम हॉल में जाके आपका सम नहीं होने वाला है, आपका फॉर्मूला याद नहीं रहने वाला है। ये आपका टोटल 3 लेवल में ये चैप्टर आएगा, यूज होगा बार बार। तो देयरफॉर आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। फॉर्मूला को अगर आप रटने जाओगे बाद में भूलोगे, श्योर है। ये चैप्टर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू लर्न द फॉर्मूला बाय राइटिंग द फॉर्मूला इन अ सेपरेट पेज, एंड बहुत दिक्कत होता था, याद ही नहीं रहता था। फिर जाके आई अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएगा तो फिर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है। जैसे कि करंट रेशियो, ना नेम इटसेल्फ डिनोट्स करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स, ऊपर में लिक्विड होगा मतलब प्रीपेड एक्सपेंस और डेटर, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंटरीज को हटाइए। बहुत जन फॉर्मूला रखता है सर, हाँ सर हटाना है पता है, लेकिन क्यों हटाना है दैट यू नीड टू नो, बिकॉज वहां से कैश कन्वर्शन टेक्स टाइम, और प्रीपेड में तो कैश कन्वर्शन कुछ होता ही नहीं है। Okay everyone, so on this basis we will be doing some basic sums. Okay, just wait. This is actually question number 2 from my study material. आप लोग example 1 भी लिख सकते हो, question number 2 भी लिख सकते हो। Calculate current ratio and, अच्छा लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो। प्लीज सॉल्व। सो यहां पर करेंट एसेट्स क्विक एसेट्स में हम बैंक ओडी को माइनस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में वही फॉलो हो रहा है, बैंक ओडी को माइनस नहीं किया जा रहा है, सिंपली करंट लायबिलिटी को डाल देगा। तो हाउ टू डू और हाउ टू राइट डाउन दिस सम्स? पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, करेंट रेशियो इज इक्वल टू, पूरा लिखोगे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीए बाय सीएल लिखा है, वेयर करंट एसेट्स इज इक्वल टू, पहले नाम डालोगे, करंट एसेट्स कौन सा है, गुडविल? नो सर ये तो नॉन करंट इंटेंजिबल है। ओके सर लैंड एंड बिल्डिंग? नो सर वो तो टेंजिबल एसेट्स नॉन करंट होता है। इन्वेंटरी? हाँ सर ये आएगा। तो आपको यहाँ पर इन्वेंटरी का नाम डालना है पहले, प्लस डेटर्स, प्लस कैश, प्लस पेमेंट्स इन एडवांस मतलब प्रीपेड। क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसे ही लिखेंगे, प्रीपेड होता तो प्रीपेड लिखते, पेमेंट इन एडवांस प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स प्रीपेड जैसा ही होता है, और कुछ और कुछ और कुछ, नो सर डन।
अब वैल्यूज को डालो 13,640, 26,150, 2430, 3100। ओह सॉरी, बिल रिसीवेबल का अमाउंट डालना था 1130, 5000। सिंपली आप ये सबको टोटल करो 13640 प्लस 26150 प्लस 2430 प्लस 3100 प्लस 1130 प्लस 5000, 51,450। करंट एसेट्स आ गया हम लोगों का। करंट लायबिलिटी में हम लोग का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ट्रेड पेएबल्स। बैंक ओडी प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रोपोज डिविडेंड, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। वैल्यूज को डालना है 21,187 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 2600 प्लस 6200 प्लस 4313। लेट अस डू द टोटलिंग 21187 प्लस 2600 प्लस 6200 प्लस 4313, 34,300 का मेरा करंट लायबिलिटी आ जाता है। अब वैल्यूज को डालो करंट एसेट्स में 51,450 और करंट लायबिलिटी में 34,300। So therefore the total amount that we are getting 51,450 divided by 34,300 is giving us 1.5:1. I hope this is clear everyone. Moving on to quick ratio. ये 1 हो गया हम लोग का। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड। नीचे में आई एम राइटिंग डाउन ओनली करंट लायबिलिटी, आई एम नॉट डिडक्टिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 51,450 रुपीज। व्हाट वाज आवर इन्वेंटरी? इन्वेंटरी हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है 13,640, 13,640 माइनस करना है। नाउ प्रीपेड में क्या क्या आएगा? पेमेंट इन एडवांस आएगा, एडवांस टैक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों तो प्रीपेड हो गया ना, पहले से दे दिया तो हमने उसको एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया। 3100 था शायद पेमेंट इन एडवांस और एडवांस टैक्स 5000, होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 34,300। लेट अस सॉल्व दिस। 51,450 माइनस 13,640 माइनस 8,100 is coming to 29,710. Do cross check everyone. $29,710 divided by 34,300 gives us 0.86 or 87, 866:1. ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आया। Now everybody respond. Is this clear? क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशियो दे दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो दे दिया है, करंट लायबिलिटी दे दिया है, आपको क्लोजिंग इन्वेंटरीज पूछा है। क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला में आता है? एसिड टेस्ट रेशियो में आता है, याद है, माइनस इन्वेंटरी, उसी को तो क्लोजिंग वाला होता है। सो हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ सम्स? व्हेनेवर करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कोई भी चीज अगर आपको दे देता है तो उसको आप वैल्यूज को फॉर्मूला में डालो। लाइक
शॉर्ट फॉर्म में डाला मैंने, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई सी एल। करंट रेशियो का वैल्यू 2/1, 2:1 मतलब 2/1। करंट एसेट्स वी डू नॉट नो, बट करंट लायबिलिटी इज गिवन 1,50,000। Therefore, current assets is equal to 2 into 1.5 लाख, 3 लाख का मेरा करंट एसेट्स हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? अब एसिड टेस्ट का फॉर्मूला रेशियो, नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं। एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर प्रीपेड एक्सपेंस भी तो है। अरे प्रीपेड एक्सपेंस होता तो वो दे देता आपको यहाँ पर। दो अननोन कैसे हो सकता है? इन्वेंटरी भी नहीं पता, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं पता, तो वी हैव एज्यूम्ड कि प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर है नहीं। एसिड टेस्ट रेशियो का वैल्यू हमको पता है 0.75 डिवाइडेड बाई 1:1 मतलब डिवाइडेड बाई 1। करंट एसेट्स हम लोग को पता है 3 लाख, माइनस, अब इन्वेंट्री को एक्स बोल के भी डाल सकते हो या इन्वेंट्री को इन्वेंट्री बोल के डालो, जो आपको ठीक लगे। एक्स डालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा लेट इन्वेंट्रीज बी एक्स, और करंट लायबिलिटी का वैल्यू हम लोग का 1.5 लाख है। कुछ नहीं, सिंपली इक्वेशन फॉर्म करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन्वेंट्रीज निकाल लो। तो इन्वेंटरीज राइट हैंड साइड में था माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो प्लस हो गया। 3 लाख तो राइट हैंड साइड में था ही, और 150 इंटू 0.75 1,12,500 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में था, तो उसको राइट हैंड साइड में डाला तो माइनस हो गया। सिंपल इक्वेशन, क्लास 6-7 का मैथमेटिक्स। 1,12,500 माइनस 3 लाख माइनस 1,12,500 will give us 1,87,500. This is our answer. Clear everyone? Understood this thing? क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हम जस्ट आपको एक चीज बता रहे हैं, फिर आप खुद से कोशिश करना कि सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, विच इज 1,80,000। ना आपको पूछा है करंट लायबिलिटी निकालना है, इन्वेंट्री निकालना है, कोशिश करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सी ए डिवाइडेड बाई सी एल इज इक्वल टू 3/1 और सी ए इज इक्वल टू 3CL, राइट एवरीबॉडी? तो फिर वर्किंग कैपिटल का सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू 1,80,000 होता है। तो मेरा सी ए का वैल्यू 3CL निकाल लिए हम लोग ऑलरेडी, मतलब CL ये वाला वैल्यू यहां पर डाल दिया, माइनस CL इज इक्वल टू 1,80,000 और 2CL इज इक्वल टू 1,80,000। Therefore, CL is equal to 1,80,000 divided by 2 is equal to 90,000. Is this okay, everyone? So current liability 90,000. Very good, Shudhanshu. अब करंट एसेट्स निकल जाएगा मेरा। करंट एसेट इज इक्वल टू 3CL, मतलब 3 इंटू 90, 2,70,000। क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो 1.2 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट्स 2,70,000 अभी निकाला, इन्वेंट्री हमको नहीं पता, करंट लायबिलिटी पता है 90,000। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट इन्वेंटरीज।
इन्वेंटरी इज इक्वल टू 2,70,000 और ये वाला आता है 90 इंटू 1.2, 1,08,000, 1,08,000 और 2,70,000 का डिफरेंस 1,62,000 इज आवर इन्वेंटरीज. Got it everyone? Understood this thing? Take your time and बोलो क्लियर है कि नहीं. चलिए हम लोग पॉइंट नंबर ए में किए थे लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में हम लोग का था करंट रेशियो और क्विक रेशियो. इन दिस केस हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में जा रहा है हम लोग का, जो कि है टर्नओवर रेशियोज. अब टर्नओवर रेशियो में भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला वाइज करोगे दिक्कत होगा. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. ठीक है, व्हाट डज द वर्ड टर्नओवर मींस? टर्नओवर का मतलब अगर आप सिंपली वर्ड में समझना चाहते हो वो होता है सेल्स. तो दिस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज जो भी होता है हम लोग का, वो पूरा पूरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना. नाउ देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेल्स दैट वी नीड टू डील विथ. एक होता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना का सामान बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हटा के कॉस्ट प्राइस. एक होता है मेरा क्रेडिट सेल्स, एक होता है मेरा टोटल सेल्स. नाउ आई विल नेम सम आइटम्स. आपको उस आइटम्स को कौन सा सेल्स के साथ वो आइटम रिलेट होता है, डिपेंड करता है, आपको बोलना पड़ेगा. आपको मैच द पेयरिंग करना है. तो जैसे जैसे हम आपका पहला नाम दे रहे हैं, क्या क्या दे. अच्छा, से मैंने आपको दिया इन्वेंटरीज, फिर आपको दिया डेटर्स. अच्छा, डेटर्स को आजकल क्या नाम से बोला जाता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट के हिसाब से? ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट. स्टॉक को इन्वेंटरीज, राइट. फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल. कम ऑन एवरीबॉडी, मेरे को बोलो इन्वेंटरीज, ये तीन प्रकार का जो सेल्स है किसके साथ जाएगा? रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो इन्वेंटरीज का मतलब होता है कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का बेचने से पहले का होता है. हम लोग वो बनाया था, तो उस हिसाब से दिस विल बी रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स हो जाता है तो इन्वेंट्री कैसे रहेगा मेरे पास? तो ऑलवेज रिमेंबर इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर. तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज लोअर होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है प्रॉफिट के साथ. तो देयरफॉर इन्वेंटरीज के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड. डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल्स. उधार में बेचेगा तभी तो डेटर्स आएगा, कस्टमर आएगा. और सर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के साथ कोई भी सेल्स का कोई रिलेशन है नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स के साथ हम लोग टोटल सेल्स डाल देगा. सिमिलरली वर्किंग कैपिटल के साथ भी सेम. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. उसके साथ कोई सेल्स का रिलेशन नहीं है, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल सकते हैं, ना क्रेडिट सेल्स डाल सकते हैं, तो टोटल सेल्स डाल देगा. ये अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपका ये टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूलाज आपका अभी आपको याद हो जाएगा. डोंट हैव टू लर्न इट अलग से. सर कैसे? एक्सप्लेन अस. यस श्योर. टर्नओवर रेशियो, आई होप यू हैव ऑल हैव कॉपीड दिस. ये चार्ट को कॉपी करोगे, आपका पास रहेगा, तो यू कैन रेफर आफ्टरवर्ड्स. टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला पॉइंट नंबर ए में हम डालेगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. सिंस रेशियो टर्नओवर के अंदर में आता है, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, तो टर्नओवर हम लोग न्यूमरेटर में डालेगा. न्यूमरेटर मतलब ऊपर में. तो इन्वेंटरी के साथ कौन सा सेल्स जाता है? पूरा सेल्स नहीं जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाता है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न्यूमरेटर में. और कौन सा टर्नओवर है? इन्वेंटरी टर्नओवर है, तो इन्वेंटरी नीचे में जाएगा. इन्वेंटरी, अभी मेरे पास दो प्रकार का इन्वेंटरी होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक.
तो कौन सा वाला लेंगे हम लोग लेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंटरीज। अगर ओपनिंग नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग ले लीजिएगा। ये हो गया फॉर्मूला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का। सिमिलरली यू ऑल कैन नाउ टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स। प्लीज ट्राई इट आउट इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बोलो। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ सेल्स जाता है मेरा क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स न्यूमरेटर में जाएगा क्योंकि टर्नओवर रेशियो में सेल्स ऊपर में जाता है, डिवाइडेड बाय क्या चीज का है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको एवरेज लेना है, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स। सर अगर नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग ले लेना, बट अगर इंफॉर्मेशन इज गिवन तो वी विल टेक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड डू नॉट फॉरगेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आता है और बिल्स रिसीवेबल भी आता है। ओके एवरीवन, बाकी दो फॉर्मूला बहुत ही इजी है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल सेल्स, फिक्स्ड एसेट का एवरेज नहीं, सिंपली फिक्स्ड एसेट्स। पॉइंट नंबर डी, वर्किंग कैपिटल पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FAWC। टोटल सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। Okay, everybody understood the concept of the formula? You will remember this formula now. बोलो मेरे को, क्लियर है यहां तक? एक और फॉर्मूला आता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला आप बोलोगे सर ऊपर में सेल्स डालेंगे, नीचे में ट्रेड पेएबल, मतलब सर ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स होता है तो क्रेडिटर्स डालेंगे, बट क्रेडिटर्स के साथ सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है, क्रेडिटर्स के साथ परचेस का रिलेशन होता है। सर टर्नओवर है तो क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स के जगह में ऊपर में आप डालोगे क्रेडिट परचेस और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ओके एवरीवन, प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर है कि नहीं?